गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपवाह पाठ के अंतर्गत आज हम झीलों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? झीलों के बारे में। और उसके तहत हम आगे के इस पाठ को जानेंगे कि इसमें हमारे पास और क्या क्या जो है प्रकार आता है। क्या नदी कितने प्रकार की थी हमारे पास, नदियों का जल जो है हमारे किस काम आता है, नदियाँ जो हैं उसका जल को हम किस प्रकार प्रदूषित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ झील के बारे में। नदियों के बाद, सागरों के बाद झीलें भी जो है हमारे भारत के अंदर जल को क्या करती है? प्रवाहित करती है। झील जो है वो नदी से कटा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी का संग्रह हो जाता है, और ये पानी का संग्रह वर्षा के जल को भी क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है। तो झीलें हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की। एक तो होती है मीठे पानी की, और दूसरी कौन सी होती है? खारे पानी की। जैसे चिल्का झील है, ये खारे पानी की झील है। सांभर झील है, ये किसकी झील है? खारे पानी की। वुल्लर झील है, भारत की जो है बहुत बड़ी झील है और मीठे पानी की है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील हमारी कहाँ पर है? राजस्थान में। और चिल्का झील हमारी कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो आज हम यहाँ पर झीलों के बारे में जो है पढ़ेंगे। डल झील भी है मीठे पानी की, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इनका एक ख़ास बात ये होती है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ये झीलें पर्यटन स्थल को जो है और ज़्यादा शोभनीय बनाती है। वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं उनको रोमांचित करती है। तो जब भी आप कश्मीर की घाटी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कश्मीर की घाटी में जाएंगे तो प्रसिद्ध डल झील अगर घूमेंगे तो वहाँ नाव वाले घर मिलेंगे। नावों के ऊपर ही घर बनाए हुए हैं। शिकारा से भी आप परिचित होंगे वहाँ, जो प्रत्येक वर्ष हज़ारों पर्यटकों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जल के अंदर ही घर बनाए हुए हैं। अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायान, नौका चलाते हैं, तैराकी करते हैं, या जलीय खेलों का भी हम क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। ये देखिएगा आप, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ झीलें हैं। कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरी जो पर्यटन स्थल, अगर वहाँ झील नहीं होती तो वो क्षेत्र उतना आकर्षित नहीं होते जितना आज है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी भी स्थान पर झीलों का कितना महत्व है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि झीलों के महत्व पर नोट लिखिए। तो सबसे बड़ा महत्व क्या है कि ये पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। और पर्यटकों को जब ये आकर्षित करती है तो उन क्षेत्रों के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, क्योंकि लोग अगर वहाँ आएंगे तो दुकानें खुलेंगी, मॉल खुलेंगे, सिनेमा खुलेंगे। इनसे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तीसरा, उस क्षेत्र का विकास भी होता है। उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी इसी के कारण संभव होता है। तो झीलों का क्या है? बहुत महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। और जो गड्ढा किससे भरा होता है? पानी से भरा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। तो बड़े आकार वाली जो झील है उसको क्या कहा जाता है? समुद्र भी कहते हैं। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। अरब सागर भी तो क्या है? एक झील ही है। एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर पानी क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। तो भारत में भी बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न है। कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में होती है, बारिश आता है तो उसमें पानी होता है, नहीं तो वो सूख जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा स्थायी होती है, जैसे कि वुल्लर है और डल झील है, वो बारहमासी जो उनमें पानी भरा रहता है। तो ये कह रहा है अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें भी होती है। द्रोणी वाली झीलें कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था कि नदी से कोई भी वितरिका जब निकल जाती है और वो किसी स्थान पे जाके झील का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है, जैसे गोखुर बना लेती है। इसके अलावा जो इनका निर्माण हिमानियों से या बर्फ़ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप भी होता है, जबकि कुछ झीलों का निर्माण वायु से हो जाता है, नदियों से हो जाता है और मानवीय क्रियाकलाप से। जैसे कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसके अलावा भारत के अंदर जो मुख्य झीलें पाई जाती है उसके अंदर चिल्का झील मैंने बता दी आपको, पुलिकाट झील, और कौन सी झीलें हैं? कोलेरू कोलेरू झील। ये भारत के अंदर जो है पाई जाती है।
जो हमारे पास झीलें होती हैं वो मौसमी भी होती हैं, जैसे कि राजस्थान की सांबर झील मैंने बताया था एक लवणीय झील है और इसके जल का प्रयोग नमक के निर्माण में किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में या हिमालय के जो क्षेत्रों में झीलें बनी हैं वो मीठे पानी की हिमानी द्वारा बनती है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ के पानी की जो नदी होती है उससे बनी है। जब हिमानिया ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई है तो बाद में हिम पिघलने से क्या हो जाती है, वो भर जाती है। किसी क्षेत्र में शिलाओं मिट्टी से हिमानी के मार्ग क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर में वुल्लर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो पैदा होती है जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है, ऐसे ही भूगर्भ के अंदर जो भी परिस्थितियाँ पैदा हुई उसके अंदर जो उष्मा और दबाव हुआ उसी से उसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। यहाँ पर जो झीलें हमें मीठे पानी की मिलती है, प्राकृतिक डल है, भीमताल है, नैनीताल है। ये ताल कहाँ पर मिलते हैं, गिरिपाद क्षेत्र के अंदर। जो निम्न हिमालय है उसके अंदर है ये ताल। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में दून भी थे हमारे पास, कोटली दून, देहरादून, पाटली दून। इसके अतिरिक्त जल उत्पादन के लिए भी नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उसके पीछे जो जल खड़ा हो जाता है उसको भी किसका नाम दिया जाता है, झील का। और गोविंद सागर झील ये भाखड़ा नंगल परियोजना के पीछे है, बहुत बड़ी झील है, कृत्रिम मानव के द्वारा जो है ये बनाई गई है। और भी अनेक जो है मानवीय क्रियाकलाप हैं जो होते हैं नदियों के तट पर। प्राचीन काल से ही जो है अधिवासियों के द्वारा इनको आकर्षित किया गया है और ये गांव अब बड़े बड़े शहरों में क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स आ जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए, जो झीलें हैं वो मानव के लिए बहुत क्या होती है, लाभदायक होती है। नदी के बहाव को क्या करती है, सुचारू रूप से बढ़ाती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है, क्योंकि नदी का पानी किस में चला जाता है, झील में। सूखे मौसम के अंदर पानी के बहाव को क्या करती है, संतुलित करती है। उन क्षेत्रों में जब पानी नहीं होता तो वो झील से पानी क्या करा लेते हैं, प्राप्त, क्योंकि नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है, कम, और नदियों में उतरना इतना आसान नहीं होता। झीलों से जल विद्युत भी उपयोग की जाती है। आसपास के क्षेत्र की जो जलवायु उसको भी क्या करती है, सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को भी संतुलित रखती है, जलीय जीव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ावा देती है, मनोरंजन भी प्रदान करती है। ये हमारा यहाँ पर एक पर्सन कवर हो रहा है, झीलों की क्या देन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है, क्योंकि जितना भी कूड़ा करकट है उद्योगों का, वो नदियाँ अपने जल के साथ बहा करके कहाँ ले जाती है, समुद्र में ले जाती है। उद्योग धंधों को जो है जितना भी पानी की आवश्यकता होती है वो कहाँ से पूरा होता है, नदियों से होता है। उद्योग धंधों से उत्पादित माल को अगर दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है तो नदी अंतर्देश जलीय जो है मार्ग के जरिए काम करती है, उस व्यापार को पूर्ण करती है। तो मानव को जीवन, सबसे पहले मानव का जीवन कहाँ पर शुरू हुआ था, नदियों के इर्द गिर्द। तो जीवन दायिनी होती है नदियाँ। तो नदियों का अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक क्या है, महत्व। ये देखिए कि मानव इतिहास में नदियों का बड़ा महत्व है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों में हम इसको क्या करते हैं, अनिवार्य है। यही कारण है कि प्राचीन काल के अंदर नदियों के तट ने प्राचीन काल में आदि अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये बड़े गांव और शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अभी मैंने बताया था मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, हैदराबाद। यमुना नदी के ऊपर कौन सा है, अयोध्या है। बहुत सी ऐसी नदियां हैं, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये देखिए, हम ऐसी सूची तैयार कर सकते हैं जो नदियों के किनारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई के लिए, नौचालन के लिए, जल विद्युत के निर्माण के लिए नदियों का क्या है, महत्व। ये प्रश्न कवर हो रहा है हमारे यहाँ पर कि नदियाँ जो है किस किस प्रकार हमारी सहायता करती है, या नदियों के लाभ बताइए। तो ये नदियों के क्या है हमारे पास, लाभ हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नदियों के लाभ होने के साथ साथ हम नदियों का जल बहुत प्रदूषित कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। इस वजह से नदियों का जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और उसको दूषित करने में सबसे ज़्यादा जो कारक है वो कौन है, नदी की जो है बढ़ती हुई औद्योगिक और कृषि की मांग। ये देखिए, नदी का जल घरेलू, औद्योगिक और कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। घरेलू मांग इसकी ज़्यादा बढ़ गई है, शहरों में रहने वाले लोग जल का उपयोग क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उद्योगों में इसका काम ज़्यादा आता है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से कृषि क्षेत्र का क्या हुआ है,
विस्तार हुआ, इसलिए सिंचाई के लिए भी नहरों के ऊपर दबाव है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो प्रदूषण माल है, अब परिष्कृत जो कचरा है वो नदियों में हम छोड़ते हैं, इससे इसकी जल की गुणवत्ता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और नदी का जो जल है वो, इसकी एक खास बात है, बहता हुआ जल अपने आप क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। देखिए, स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए बता रहा है कि समूची जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके सम्माहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और अनेक नदियों में प्रदूषण का जल स्तर बढ़ता है और इसके बढ़ने से इसको स्वच्छ बनाए रखने का काम बढ़ जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, नदियों में जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। इसके लिए हमने बहुत सी योजनाएं चलाई है, नमामि गंगे चलाई है गंगा को स्वच्छ रखने के लिए। ये देखिए योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? तो कौन सी योजना है? नमामि गंगे। उसके लिए जो है स्पेशल बजट जारी किया जाता है। हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, बिना स्वच्छ जल मानव का जो जीवन है इस पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का क्या करें, आयोजन करें। अब हमारे पाठ के अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। बहुत अच्छे से आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है लिख सकते हैं, जान सकते हैं और पता कर सकते हैं। देखिएगा आप, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो प्रश्न आता है वो है, वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है, तो किस में थी? जम्मू कश्मीर में। शाबाश, बहुत अच्छे से देखेंगे आप, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है। दूसरा देखिए आप, नर्मदा जो नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा जो नदी है वो कहाँ स्थित है, उद्गम कहाँ है उसका? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? अमरकंटक। शाबाश, वेरी गुड। कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है जिसमें लवण है? शाबाश, देखिए बेटा ध्यान से, कौन बताएगा इसका उत्तर? कौन सी लवणीय झील है? शाबाश, लवण, सांभर। शाबाश, वेरी गुड। कहाँ स्थित है बेटा ये? राजस्थान में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब आपने पाठ को बहुत अच्छे से सुना है और उसको समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? शाबाश बेटा, उसको क्या बोला जाता है? गंगा नदी भी बोला जाता है दक्षिण की। शाबाश, वेरी गुड। कौन बताएगा? हाँ शाबाश, वेरी गुड, गोदावरी नदी। बहुत अच्छा, गुड़िया ने बहुत अच्छा याद किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए। शाबाश, कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, जल विभाजक का काम क्या है? जल विभाजक का क्या काम है? किन्हीं दो जल धाराओं को क्या करना, अलग अलग करना। दो नदी द्रोणियों को क्या करना, अलग अलग करना। तो मैंने आपको बताया था ना, किसका उदाहरण दिया था? मानसरोवर के पश्चिम में तो कौन सी नदी बहती है? सिंधु। और पूर्व में कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। शाबाश। भारत में सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? अगर भारत में बहने की दृष्टि से बात करेंगे तो कौन सी है? गंगा। सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है? सिंधु कहां से निकलती है? मानसरोवर से। और गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए, कौन कौन सी है? शाबाश, वेरी गुड। यमुना और सोन नदी। बाद में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में गाद कम क्यों है? क्योंकि ये एक शुष्क क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहां पर गाद कम होती है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गरत से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? जवारा नदमुक्का। कौन सी नदियां थी? नर्मदा और ताप्ती। वेरी गुड। और नदी और झीलों के आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। तो बहुत अच्छे से बता दोगे आप कि नदियां हमारे उद्योगों में काम आती है, कृषि क्षेत्र में काम आती है, सिंचाई में इसका जल काम आता है, पीने में इसका जल काम आता है, झील पर्यटन के लिए बहुत हमें क्या करती है? सहयोग करती है। शाबाश। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। आप इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में क्या करेंगे? राइट डाउन
करेंगे। थैंक यू बेटा।